हेलो फ्रेंड्स। तो हम क्या पढ़ रहे थे, सोम पढ़ रहे थे, ठीक है। इससे पहले हमने कॉलम और स्ट्रक्ट खत्म कर दिया। तो आज हम पढ़ेंगे टॉर्जन और शियर सेंटर के बारे में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है हमारा, चैप्टर है हमारा यूकेपीएससी जेई के लिए, ठीक है, और एई के लिए। तो याद रखना, जो सबसे पहले टॉर्जन शियर स्ट्रेस में देखना पूछता है टॉर्क क्या होता है। टॉर्क क्या होता है हमारा, मूवमेंट ऑफ कपल। जो कपल का मूवमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, ठीक है। कपल्स के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, ठीक है। कपल के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात हमसे पूछता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क को कैसे निकालते हैं हम, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, ठीक है। किससे निकालते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, ठीक है। और यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। यूनिट भी याद रखना, यूनिट भी पूछा जाता है। यूनिट क्या होता है टॉर्क का, किलो न्यूटन मीटर, और फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉर्क के बारे में। फिर हमारा आता है टॉर्जन इक्वेशन के बारे में, ठीक है। ये इससे तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो इक्वेशन पूछ लेगा या घुमा फिरा के इसी में से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, तो ठीक है। तो टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है, टी बाई आई पी टाउ बाई आर जी थीटा बाई एल। टी बाई आई पी इक्वल्स टू टाउ बाई आर इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल, ठीक है। ये इसका इक्वेशन होता है टॉर्जन इक्वेशन, ठीक है। जो इसमें ये आई पी होता है वो क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टी क्या होता है, टॉर्क, ठीक है। टाउ क्या होता है, शियर स्ट्रेस। आर क्या होता है, आर होता है इसमें रेडियस। जी क्या होता है इसमें, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस। थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ शाफ्ट, ठीक है। तो ये याद होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब पढ़ते हैं आगे, क्या पूछ रहा है, टाउ मैक्स एट आर इक्वल्स टू स्मॉल आर इक्वल्स टू बड़ा आर। क्या होगा अगर जब हमको टाउ मैक्स निकालने की बात करें, वहां पे इक्वेशन के उसमें टॉर्जन इक्वेशन में टाउ मैक्स निकालने के लिए बात करें, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल आर को किसके बराबर कर देंगे। तो स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, बड़े आर के, ठीक है। तो उस वजह से फिर हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, टाउ टी अपॉन आई पी इक्वल्स टू टाउ मैक्स अपॉन बिग आर इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल। तो ये याद रखना। दूसरी बात, जो ये आई पी और जो ये आर होता है, अगर इनको देखा जाए तो ये क्या होता है, आई पी अपॉन आर क्या होता है, पोलर सेक्शन मॉडुलस होता है, ठीक है। क्या होता है, पोलर सेक्शन मॉडुलस होता है। ये आई पी क्या होता है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, आई पी अपॉन आर क्या होता है, पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस। आई पी क्या होता है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। उसके बाद पूछते हैं हमसे सोलर सर्कुलर सेक्शन का पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछते हैं, तो कैसे निकलेगा, पाई बाई 32 डी की पावर 4, ठीक है। पाई बाई 32 डी की पावर 4 किसकी, सॉलिड के टाइम पे क्या हुआ, आईपी पूछेगा सॉलिड के टाइम पे, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के टाइम पे, तो क्या होगा, आईपी इक्वल्स टू पाई 34 बाई डी की पावर 4, ठीक है। तो ये याद रखना। दूसरा पूछता हमसे हॉलो सर्कुलर सेक्शन के बारे में। तो हॉलो सर्कुलर सेक्शन के बारे में टाइम पे जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कैसे निकलेगा, पाई बाई 32 ब्रैकेट अंदर डी आउटर की पावर 4 माइनस डी इनर की पावर 4। डी क्या है इसमें, डाया ऑफ आउटर, डी आई है डाया ऑफ इनर, ठीक है। हॉलो सर्कुलर कुछ ऐसा होता है, ऐसा और ऐसा। ये डी, ये बाहर वाला डी आउटर, अंदर वाला डी इनर, ठीक है। तो उनकी पावर 4 होती है, ठीक है। तो याद रखना, हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कैसे निकलता है, पाई बाई 32 डी आउटर की पावर 4 माइनस डी इनर की पावर 4, ठीक है। तो ये याद रखना। फिर उसके बाद एक ट्यूब का केस आता है, जब आर बाई टी, टी क्या होता है, थिकनेस। जब आर बाई टी ग्रेटर देन 10 हो जाए, आर बाई टी, टी फॉर थिकनेस अगर ग्रेटर हो जाए 10 से, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, ट्यूब बोलेंगे, ठीक है। उस सेक्शन को हम क्या बोलेंगे, ट्यूब बोलेंगे। और उसका आईपी, उसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, 2 पाई आर क्यूब इंटू टी, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं।
देखेंगे। क्या होता है x dy zp। z क्या है, zp क्या है हमारे पास पोलर सेक्शन। कैसे निकालते हैं ZP पाई बाई 16 टी की पावर क्यू टी की पावर 3। पूछा जाए ऐसा होगा ना, ऐसा होगा। ZP क्या होता है हमारे पास टाउ मैक्स क्या होता है हमारे पास टाउ मैक्स होता है हमारे टी अपॉन ZP। ZP की वैल्यू क्या आ जाएगी, ZP की वैल्यू हमारे पास है 16 टी 16 क्या हमारे पास 5 बाई 16 टी क्यूब बाई टी हो जाएगा हमारे पास टाउ मैक्स। फर्दर सॉल्व करेंगे तो टाउ मैक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 16 ऊपर चला जाएगा 16 टी बाई इंटू टी क्यूब ये हो जाएगा हमारा यार ये वो नहीं निकालना, वो नहीं दिखाना। क्या करना है? ठीक है चल स्टार्ट कर। तो अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले रिलेशनशिप पढ़ते हैं किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन टाउ मैक्स और टाउ के बीच में। ठीक है अगर हमको रिलेशनशिप निकालनी हो टाउ मैक्स और टाउ के बीच में तो वो क्या निकलता है, वो निकलता है ये टाउ इक्वल्स टू टाउ मैक्स बड़ा आर इंटू स्मॉलर आर। ठीक है ये इसका रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, टाउ मैक्स और टाउ के बीच में क्या रिलेशन मिलता है, टाउ इक्वल्स टू टाउ मैक्स अपन बड़ा आर इंटू छोटा आर। ठीक है तो ये याद रखना। दूसरी बात अगर हमसे पूछा जाए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए, ठीक है इसको आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे तब ज़्यादा समझ आएगा, अभी इतना समझ लेना। अगर हमको टाउ मैक्स निकालना हो, ठीक है ये अगर हमको टाउ मैक्स निकालना, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना किसके केस में, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के केस में, तो टी अपॉन जेड पी। जेड पी क्या होता है हमारे पास, पोलर सेक्शन
मॉडुलस होता है, ठीक है, पोलर सेक्शन मॉडुलस होता है हमारे पास जेड तो टाउ मैक्स अब कैसे निकलेगा, टी अपॉन जेड से निकलेगा, ठीक है। फर्दर आगे बढ़ते हैं कि अगर हमको पोलर सेक्शन मॉडुलस निकालना हो, जेड निकालना हो, तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है, जेड का फॉर्मूला होता है π/16 इंटू डी की पावर 3, ठीक है। ये हमारा किसका होता है, पोलर सेक्शन मॉडुलस का होता है, ठीक है। याद रखना पोलर सेक्शन मॉडुलस जेड निकालना हो तो जेड इक्वल्स टू π/16 इंटू डी की पावर 3, ठीक है, तो याद रखना। फर्दर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या देखा था, हमने बोला था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए क्या था हमारे पास, टाउ मैक्स क्या था, टाउ मैक्स इक्वल्स टू टी अपॉन जेड पी, ठीक है, टी अपॉन जेड पी, टी मतलब टॉर्क और जेड पी मतलब पोलर सेक्शन मॉडुलस, ठीक है, पोलर सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। फिर हमने जेड पी देखा था, जेड पी की वैल्यू क्या थी 16, सॉरी जेड पी की वैल्यू थी हमारी π/16 इंटू डी क्यूब, π/16 इंटू डी क्यूब। अब अगर हमको टाउ मैक्स निकालना हो किसके केस में, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के केस में, तो जेड पी की जगह π/16 इंटू डी क्यूब लगा दो, ठीक है। तो टाउ मैक्स इक्वल्स टू टी अपॉन जेड पी की जगह π/16 इंटू डी क्यूब लगा दो, तो क्या बनेगा फिर हमारा, टाउ मैक्स इक्वल्स टू 16t पाई डी की, क्या बनेगा 16t पाई डी क्यूब, क्या बनेगा 16d पाई डी की पावर डी की पावर 3 बनेगी, ठीक है। ये हमारा किस से बन जाएगा, फॉर सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के केस में, ठीक है, फॉर सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के केस में। दूसरी बात, अगर हमसे पूछा जाए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर हॉलो सर्कुलर शाफ्ट, फॉर हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के बारे में, अगर हमसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछ ले किसके, हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के बारे में, तो याद रखना वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है टाउ मैक्स 16t पाई इंटू डी आउटर का, सॉरी पाई, वो होता है कुछ ऐसे, पाई इंटू डी आउटर का क्यूब 1 माइनस डी इनर की पावर 4 अपॉन डी आउटर की पावर 4, तो ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना आप, ये कुछ ऐसे निकलता है आगे सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो याद रखना सबसे पहली बात, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट का अगर टाउ मैक्स निकालना हो, जैसे क्वेश्चन में हमको जेड पी दे दिया हो और टॉर्क दे दिया हो, तो हमको सीधा, अगर पोलर सेक्शन मॉडुलस दे दिया हो, टॉर्क दे दिया हो, तो हम सीधा इससे निकाल लेंगे। फर्दर अगर उन्होंने क्या करा हो, जेड पी ना दे रखा हो और हमको क्या दे रखा हो, डी दे रखा हो हमको, ठीक है, डायमीटर दे रखा हो, तो हमको कुछ नहीं करना, डायमीटर और टॉर्क दे रखा होगा तो हम क्या लगाएंगे, सीधा टाउ मैक्स 16t अपॉन पाई डी क्यूब, ठीक है, किसके केस में, सॉलिड सर्कुलर के केस में। फिर हमसे अगर हॉलो सर्कुलर के केस में पूछ लिया जाए, तब याद रखना टाउ मैक्स क्या होता है, 16t, टाउ मैक्स होता है 16t पाई इंटू डी आउटर का क्यूब, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस डी इनर का पावर 4 अपॉन डी आउटर की पावर 4, ठीक है, तो ये याद रखना। फर्दर आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम कुछ नोट के बारे में, ठीक है। नोट है कुछ, ये क्वेश्चन हमसे सिंपल एक वन लाइनर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जा सकता है हमसे एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है, ये इस थीटा को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट। अगर हमको एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना हो तब हम क्या करेंगे, तब हम इसको टी अपॉन आई पी जी थीटा बाई एल को क्या करेंगे, लेके सॉल्व करेंगे, तो ठीक है। तो थीटा क्या होता है, ये एल ऊपर चला जाएगा, जी आई पी के साथ आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो टी इंटू एल, टी फॉर टॉर्क, एल फॉर लेंथ, जी फॉर
क्या था, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और आईपी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये क्या होता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने का फॉर्मूला। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट कैसे निकलेगा, टी इंटू एल अपॉन जी आई पी, ठीक है, तो याद रखना। फिर पूछता है हमसे दूसरा बहुत बार, टॉर्जनल रिजिडिटी। तो टॉर्जनल रिजिडिटी किसको कहते हैं, याद रखना हमेशा, टॉर्जनल रिजिडिटी किसको कहते हैं, जी इंटू आई पी, जी फॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इंटू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्या कहते हैं, टॉर्जनल रिजिडिटी। उसका फॉर्मूला निकालने का क्या होता है, हम इन दोनों को ले लेंगे, टी एल बाई थीटा से हमारा निकल जाएगा। फिर हमारा क्या, टॉर्जनल स्टिफनेस निकालने का फॉर्मूला पूछता है। तो टॉर्जनल स्टिफनेस क्या होता है, जी आई पी, जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, आई पी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एल, एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द शाफ्ट, इक्वल्स टू टी बाई थीटा। ठीक है, ये चीज याद रखना। और एक चीज याद रखना, स्टिफनेस याद रख लेना, जी इंटू आई पी अपॉन एल इक्वल्स टू टी बाई थीटा। और टॉर्जनल रिजिडिटी क्या होता है, स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी याद रखना। अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो टॉर्जनल रिजिडिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो आगे क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफर्म पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से कि शाफ्ट सब्जेक्टेड टू अ कंबाइंड टॉर्क और बेंडिंग। शाफ्ट में क्या लग रहा है, बेंडिंग भी हो रही है और टॉर्क भी लग रहा है। ठीक है, शाफ्ट में तब क्या बनेगा, सिग्मा एक्स के पूछते हैं और सिग्मा वाई भी पूछते हैं। तो सबसे पहले याद रखना, सिग्मा एक्स क्या होता है हमारा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। हमसे सिग्मा एक्स पूछ लेंगे तो वो क्या होगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और सिग्मा वाई पूछेंगे तो वो क्या होता है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, ये पूछा जाता है कंफर्म, एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। तो याद रखना, अगर हमसे सिग्मा एक्स के बारे में पूछा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में पूछा, तो वो होगा 16 पाई डी क्यूब एम प्लस अंडर रूट ऑफ, ये प्लस याद रखना, एम प्लस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो एम है वो क्या है, हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट है, टी क्या हमारे पास, टॉर्जन है हमारे पास। ठीक है, तो जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा तो 16 अपॉन पाई डी क्यूब अंडर रूट, सॉरी 16 अपॉन पाई डी क्यूब ब्रैकेट के अंदर एम प्लस, ठीक है, याद रखना, प्लस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, फिर वैसे हमसे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा जाए, सिग्मा वाई पूछा जाए, तो सेम है 16 अपॉन पाई डी क्यूब ब्रैकेट के अंदर एम माइनस, यहाँ पे क्या है, माइनस एम माइनस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रखना, आई होप आपको समझ आया होगा ये भी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं आगे। अगर हमसे पूछा जाए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा जाए और हमको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्वेश्चन में दे रखा हो और हमसे पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा, टाउ मैक्स की वैल्यू पूछी जाएगी, तो कैसे निकालेंगे। तो टाउ मैक्स होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस अपॉन 2। ठीक है, तो एक इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमसे टाउ मैक्स दे रखा हो और हमको बेंडिंग मूवमेंट दे रखा हो, टॉर्क दे रखा हो और डायमीटर दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, सीधा ये डाल के निकाल देंगे। ठीक है, वो क्या होता है, हमारा टाउ मैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 16 अपॉन पाई डी क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर जहाँ पे हमको मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट दे रखा हो, टॉर्क दे रखा हो, तो हम सीधा टाउ मैक्स इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, नहीं तो जो पहले बताया था उस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या क्या दिया गया था हमने, जैसे पहले हमने दिया था कैसे, 16 टी इंटू पाई डी क्यूब के। ठीक है, हमसे क्या करेगा, टॉर्क दे रखा होगा और डायमीटर दे रखा होगा, तो हम क्या लगाएंगे, 16 टी पाई डी क्यूब लगा देंगे। ठीक है, सॉलिड सर्कुलर के लिए। उसी तरीके से अगर हमको क्या दे रखा होगा, हॉलो सर्कुलर दे रखा होगा, मैक्सिमम शाफ्ट पूछ लेगा हमसे। ठीक है, तो हम लगा लेंगे 16 टी अपॉन पाई डी नॉट, पाई डी आउटर का क्यू अपॉन 1 माइनस डी इनर की पावर 4 माइनस डी आउटर की पावर 4 लगा के हम कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है ऊपर। ठीक है, तो अगर बेंडिंग मूवमेंट दे रखा हो, टॉर्क दे रखा हो, डायमीटर दे रखा हो, तो हम ये लगा के 16 अपॉन पाई डी क्यूब ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर लगा के हम निकाल देंगे हमारा टाउ मैक्स। ठीक है, तो ये हो गया। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे इक्विवेलेंट टॉर्क के बारे में और एक इक्विवेलेंट मूवमेंट के बारे में। तो इक्विवेलेंट टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टी ई अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट का स्क्वायर प्लस टॉर्जन का इक्वेशन, और टॉर्क का स्क्वायर। ठीक है, टॉर्क बोलो टॉर्जन बोलो एक ही बात है, तो इनका स्क्वायर होता है। ठीक है, ये पूछ लेगा। ठीक है, आपसे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ये है टॉर्क इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर बेंडिंग मूवमेंट का स्क्वायर प्लस टॉर्जन का, टॉर्क का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा जाता है हमसे इक्विवेलेंट मूवमेंट। तो इक्विवेलेंट मूवमेंट का याद रखना क्या होता है, एम ई से डिनोट करते हैं, एम प्लस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो याद रखना एम इक्वल्स टू एम प्लस एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर यही वाला लगा देंगे, याद रखना। ठीक है, इसके बाद फर्दर आगे बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है। एक हमसे पूछा जाता है पेपर में क्वेश्चन, पक्का पूछा ही जाएगा ये, कि मैक्सिमम रेशियो बताओ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस अपॉन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का क्या बताओ, रेशियो बताओ, ठीक है। तो याद रखना जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस अपॉन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, रेशियो होता है जो होता है 2m/t, ठीक है, 2m/t। जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होती है वो 2m होती है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होती है, t होती है, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो पूछा जाएगा तो 2m/t। फर्दर ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अपॉन मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, दोनों में से कुछ भी पूछ लेता है, ऊपर नीचे करके घुमा के पूछता है क्वेश्चन। तो याद रखना अगर मैक्सिमम, पहले ऊपर देखना कि क्या लिखा होगा, जहां पे भी याद रखना, जहां पे भी शियर स्ट्रेस होगा, जहां पे भी पूछेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात कर दी तो वहां पे टी लेके चलना, ठीक है। अगर बाद में पूछे कि रेशियो, हम ऐसा पूछा क्वेश्चन में कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस अपॉन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा तो 2m/t होगा। अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि मैक्सिमम रेशियो बताओ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अपॉन मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 2t/2m हो जाएगा, ठीक है, t/2m हो जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये बोल देता है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या हो गया, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के बराबर हो गया, तो अब बताओ कि वैल्यू क्या होगी। तो वहां पे कुछ भी हो सकता है, टी भी आंसर आ सकता है या 2m भी हो सकता है, ठीक है। जो देखा होगा ऑप्शन में वो लगा लेना, ठीक है। तो ये याद रखना, एक चीज तो ये याद हुई, एक नंबर का क्वेश्चन तो इधर से आएगा। फिर पूछा जाता है टाइप्स ऑफ फेलियर इन टॉर्जन टेस्ट, ठीक है। तो ये याद रखना, एक तो टॉर्जन टेस्ट होता है, और एक हमने कौन सा पढ़ा था, पहले पढ़ा था हमने टाइप्स ऑफ फेलियर इन टेंशन टेस्ट, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अभी बता देता हूँ मैं आपको, मैंने वहाँ भी बताया था ये चीज़। तो अगर हमसे पूछा जाए टॉर्जन टेस्ट में, टॉर्जन का टेस्ट में, कि ब्रिटल मटेरियल किस डिग्री पे फेल होता है, तो किस पे होता है ब्रिटल मटेरियल किस पे होता है हमारा, 45 डिग्री पे होता है, ठीक है। और उसी में अगर हमसे टेंशन में पूछा जाए ब्रिटल मटेरियल किस में फेल होता है, ब्रिटल मटेरियल, उसी तरीके से हमसे टेंशन टेस्ट में पूछा जाए ब्रिटल मटेरियल किस पे फेल होता है, ब्रिटल मटेरियल 90 डिग्री पे फेल होता है, ठीक है। उसी तरीके से हमसे डक्टाइल मटेरियल पूछा जाए टॉर्जन टेस्ट में तो वो होता है 90 डिग्री पे फेल। और हमसे टेंशन टेस्ट में पूछा जाए डक्टाइल मटेरियल कितने पे फेल होता है, वो होता है हमारा 45 डिग्री पे, ठीक है, 45 डिग्री पे। तो ये याद रखना, टेंशन टेस्ट और टॉर्जन टेस्ट का याद रखना, जस्ट उल्टा हो जाता है, ब्रिटल मटेरियल 45 पे फेल हो जाता है और टेंशन टेस्ट में ब्रिटल मटेरियल 90 डिग्री पे फेल होता है। डक्टाइल मटेरियल 90 डिग्री पे फेल होता है टॉर्जन टेस्ट में, डक्टाइल मटेरियल 45 डिग्री पे फेल होता है टेंशन टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद आता है इसका ब्रिटल मटेरियल के हमसे एग्जांपल पूछते थे, एक तो कास्ट आयरन हो गया, ग्लास भी होता है, क्या होता है, ये ब्रिटल मटेरियल होता है, ठीक है। उस तरीके से ऐसे डक्टाइल मटेरियल पूछ लिया जाए हमसे तो स्टील डक्टाइल मटेरियल है, सबको पता है। और क्या होता है, कॉपर, और भी फर्दर होता है, अभी इतने ही ले रहा हूँ मैं, ये होता है, ठीक है। फिर पूछा जाता है ये फेल किस वजह से हो रहे हैं, तो ठीक है, तो ये मिटा देता हूँ साइड से। पूछा जाएगा कि ब्रिटल मटेरियल किस वजह से फेल होता है और डक्टाइल मटेरियल किस वजह से फेल होता है। तो सबसे पहले याद रखना, जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो फेल होता है, फेल्स ड्यू टू शियर स्ट्रेस, ठीक है, शियर स्ट्रेस की वजह से फेल होता है, ठीक है। और जो डक्टाइल मटेरियल होता है, डक्टाइल तो किसकी वजह से होता है, शियर स्ट्रेस की वजह से फेल होता है। जो ब्रिटल मटेरियल होता है फेल्स ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, फेल्स ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और पूछा जाता है हमसे, सरफेस के बारे में पूछ लेते हैं कई बार क्या पूछते हैं, सरफेस के बारे में पूछते हैं हमसे, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। उसके बाद कई बार क्या करते हैं, हमसे सरफेस के बारे में पूछ लेते हैं पेपर में। तो याद रखना कि टॉर्जन में उल्टा हो जाएगा, ब्रिटल 45 पे और डक्टाइल 90 डिग्री पे, और टेंशन में ब्रिटल 90 डिग्री पे और ब्रिटल 90 डिग्री पे और टेंशन कितने पे, 45 पे हो जाएगा, ठीक है। फिर उनसे हमसे क्या बोलते हैं, सरफेस पूछते हैं हमसे, ठीक है। तो नोट याद रखना, पहला होता है स्टैंडर्ड कास्ट आयरन, अगर की बात करें स्टैंडर्ड कास्ट आयरन का सरफेस कैसा होता है, कैसा शेप बनता है उसका, हेलिकोइडल सरफेस होता है, ठीक है। उसका हेलिकोइडल सरफेस होता है उसका, ठीक है। कौन सा सरफेस होता है, हेलिकोइडल सरफेस, ठीक है। उसी प्रकार से हमसे अगर माइल्ड स्टील का सरफेस पूछा जाए,
माइल्ड स्टील का सरफेस पूछा जाए तो वो क्या बनता है हमारा, कॉनिकल शेप का बनता है, ठीक है, कॉनिकल सरफेस होता है उसका, कॉनिकल शेप होता है उसका, ठीक है, कॉनिकल, ठीक है। तो ये याद रखना, ये याद रखना आप, ठीक है। फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो फिर आगे देखना, हमसे पूछा जाता है पावर का फॉर्मूला, ठीक है, हमसे किससे पावर का फॉर्मूला पूछा जाता है, इससे एक क्वेश्चन कंफर्म आते ही आता है। तो अगर पावर का फॉर्मूला 2π/NT/60 है तो ये किस में पूछा गया होगा, ये हमसे पूछा गया होगा वॉट में, ठीक है, 2π/NT/60 होगा तो वॉट में पूछा जाएगा। तो आप क्या करना फर्दर, जो क्वेश्चन के आंसर्स देखे होंगे 4, उसमें देखना आंसर किस में पूछा गया, वॉट में पूछा गया कि किलो वॉट में पूछा गया, ठीक है। तो याद रखना अगर वॉट में पूछा गया तो सीधा 2π/NT/60 लगा देना। फर्दर अगर किलो वॉट में पूछा हो, किलो वाट में पूछा हो हमारा आंसर, तो क्या लगाना, पावर का फॉर्मूला क्या लगाना, 2π/NT/60,000 लगाना, ठीक है। वॉट में 2π/NT/60 और किलो वाट में 2π/NT/60,000 लगाना, इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि प्योर टेंशन ऑफ शाफ्ट सेल प्रोड्यूस विल प्रोड्यूस, ठीक है। तो अगर शाफ्ट में हमारा क्या लग रहा होगा, प्योर टेंशन लग रहा होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो वो प्रोड्यूस करता है एक लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस ऑफ अ सर्कमफ्रेंशियल शियर स्ट्रेस ऑन अ सरफेस एलिमेंट ऑफ द शाफ्ट। क्या प्रोड्यूस करता है, अगर प्योर टेंशन लग रहा होगा शाफ्ट के शाफ्ट में तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा होगा, सर्कमफ्रेंशियल शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा होगा, किस पे, सरफेस एलिमेंट ऑफ द शाफ्ट के सरफेस पे क्या कर रहा होगा, क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो ये याद रखना, एक यहाँ से पूछा जा सकता है। कई बार पूछ लेते हैं, अगर हमसे पूछ लिया कि वेट, हॉलो शाफ्ट का हमको वेट निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेटेड करेंगे, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ρg π/4 डी आउटर का स्क्वायर माइनस डी इनर का स्क्वायर इंटू एल फॉर लेंथ, ठीक है, जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड ये क्या होता है, डेंसिटी, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगर दोबारा सुन लो, अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि हॉलो शाफ्ट का वेट कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला बताओ, तो वो क्या होता है, ρg डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, π/4 अपॉन π/4 ब्रैकेट के अंदर डी आउटर का स्क्वायर डी इनर माइनस डी इनर का स्क्वायर इंटू एल फॉर लेंथ, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। फिर उससे पूछा, फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमको कि द शियर स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, कि शियर स्ट्रेस क्या है सर्कुलर शाफ्ट के सेंटर पे जब उस क्या लग रहा हो, टॉर्जन लग रहा हो। तो याद रखना क्या होता है, वो होता है हमारा जीरो। जीरो कैसे होता है मैं बताता हूँ, जीरो कैसे होता है, ठीक है, जीरो कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जीरो कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। कुछ इस ये गलत बन गया, ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। पूछा गया कि शियर स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर शाफ्ट क्या होगा, तो सेंटर पे क्या है हमारे, सेंटर पे क्या है शियर स्ट्रेस, जीरो, और फाइबर्स पे क्या है, अपर 4 फाइबर पे भी क्या है, टाउ मैक्स है, यहाँ पे भी क्या है, टाउ मैक्स है। तो टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर पे टाउ मैक्स है, और बीच में क्या है हमारा, सेंटर पे क्या होता है हमारा, शियर स्ट्रेस क्या होता है, जब टॉर्जन लग रहा होगा तो वो क्या होता है, जीरो होता है। तो याद रखना, जिस शाफ्ट सर्कुलर शाफ्ट में अगर टॉर्जन लग रहा हो तो उसका शियर स्ट्रेस जीरो पे क्या होता है, दो शियर स्ट्रेस सेंटर पे क्या होता है, जीरो होता है, और टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ आएगा, आगे बढ़ते हैं। अब हमसे क्या पूछा जाता है, शियर स्ट्रेस बताओ, शियर स्ट्रेस ऑफ अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर इज एट। हमसे पूछा जा रहा है सेमी सर्कुलर आर्क है, मतलब कुछ इस तरीके से सेमी सर्कुलर आर्क है, उसका जो रेडियस है आर है, तो उसका हमको क्या बताना, शियर स्ट्रेस बताना। तो उसका शियर स्ट्रेस क्या होता है, उसका शियर स्ट्रेस होता है 4r/π, ठीक है। याद रखना क्या होता है, 4r/π होता है हमारा, ठीक है। किसका, सेमी सर्कुलर आर्क का क्या होता है, रेडियस आर हो गया जिसका, तो उसका शियर स्ट्रेस कितना होगा,
4r/पाई होगा। ठीक है, फिर पूछा जाता है जो शियर स्ट्रेस फॉर अ सर्कुलर शाफ्ट ड्यू टू टॉर्क वेरीज, मैंने अभी आपको बताया था कुछ इस तरीके का कुछ इस तरीके का है एक हमारा सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट आगे से सेक्शन देख रहे हैं हम। तो ठीक है, इसका जो शियर स्ट्रेस होगा वो कुछ किस तरीके से होगा, कुछ ऐसा होगा, यहाँ से कुछ ऐसा बढ़ रहा होगा, यहाँ से कुछ ऐसा बन रहा होगा, सेंटर पे 0 होते हुए टॉप बॉटम फाइबर और टॉप फाइबर पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा हमारा। ठीक है, तो इसमें जो ये बात कर रहा है कि जो शियर स्ट्रेस है सर्कुलर शाफ्ट ड्यू टू टॉर्क वेरीज कैसे कर रहा है, कैसे वेरीज कर रहा है, ये लीनियरली तो वेरीज कर रहा है, लीनियरली तो वेरी कर रहा है, तो इसीलिए इसका क्या होगा, फ्रॉम सेंटर टू सरफेस लीनियरली। ठीक है, लीनियरली, तो याद रखना ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सेंटर है, सेंटर पे शियर स्ट्रेस कितने 0 है, यहाँ से सेंटर से अगर सरफेस की तरफ बढ़ रहा है तो क्या हो गया, लीनियरली बढ़ रहा है, सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़ रहा है तो लीनियरली बढ़ रहा है। ठीक है, तो याद रखना। तो यहाँ पे हमारा टॉर्क एंड शियर सेंटर सब्जेक्ट चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, जितने भी उत्तराखंड वाले मेरे दोस्त देख रहे होंगे। ठीक है, इनमें से कम 60 से 70% क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। ठीक है, तो प्लीज़ यार थोड़ा शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।